हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेक्टल कैंसर्स। रेक्टल कैंसर्स यानी कि वो कैंसर्स जो कि रेक्टम यानी वो जगह जहाँ से मोशन पास होता है उस जगह पर होते हैं। तो ये कैंसर्स क्यों होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर 1 रिस्क फैक्टर है कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों की डाइट में फाइबर कम होता है यानी फल सब्जियां कम होती हैं, एक्सरसाइज कम होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है। कई बारी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर यानी कि फैमिली में रेक्टम या फिर कोलन बड़ी आंत के कैंसर्स या पॉलिप्स होने की हिस्ट्री होती है जिसके वजह से उस फैमिली में रेक्टल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अभी प्रेजेंट कैसे करता है? इसकी प्रेजेंटेशन या सिम्टम्स आर इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग मोस्ट कॉमनली, कि मोशन पास करने में ब्लीडिंग हो सकती है, मोशन पास करने में दिक्कत हो सकती है, मोशन की हैबिट ऑल्टर्ड हो सकती है यानी कि कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी डायरिया, वेट लॉस हो सकता है, भूख कम हो सकती है, थकान हो सकती है। उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिजीज़ कितना एडवांस्ड है। ऑल्टर्ड बावल हैबिट्स यानी कि डायरिया कॉन्स्टिपेशन होने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को रेक्टल कैंसर है, बट डेफिनेटली अगर ये फ्यू मंथ्स के लिए परसिस्ट कर रहा है, डाइट को भी कंट्रोल करने के बाद ठीक नहीं हो रहा है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करें ये समझने के लिए कि ये अबनॉर्मलिटी क्यों हो रही है। कुछ इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़, कुछ ऐसे डिजीज़ेस होते हैं जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स, उनमें भी बावल हैबिट्स ऑल्टर्ड होती हैं, बट वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके ही समझ आता है। अगर ऐसे सिम्टम्स हों और आप डॉक्टर से मिलें तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज़ द डॉक्टर विल एग्जामिन यू एंड सी कि रेक्टल एरिया या रेक्टम में कोई ग्रोथ, कोई गांठ, कोई ट्यूमर तो नहीं है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि मोस्ट कॉमनली अगर मोशन पास करने के साथ में ब्लीडिंग होती है तो कॉमनली उसे पाइल्स या हेमोरॉइड्स समझ के इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि पाइल्स या हेमोरॉइड्स में भी ब्लीडिंग होती है, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है जो कि उसका रिस्क फैक्टर होता है। तो कई बार ये कॉमन मैन को समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे या फर्दर टेस्ट करेंगे तो ये डॉक्टर्स आराम से समझ सकते हैं कि ये पाइल्स या हेमोरॉइड्स की वजह से हो रहा है या फिर ये किसी और वजह से हो रहा है। अगर एग्जामिनेशन में कोई अबनॉर्मल चीज़ मिलती है तो फिर उसकी बायोप्सी करी जाती है। अगर कुछ अबनॉर्मल नहीं मिलता लेकिन ब्लीडिंग परसिस्ट करती है या हीमोग्लोबिन में का लेवल ड्रॉप कर रहा है तो फिर कोलोनोस्कोपी यानी कि दूरबीन की जांच करी जाती है, जिसमें कोई भी सस्पिशियस एरिया या फिर कोई ट्यूमर या गांठ अगर दिखती है तो उसकी बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी करके ये समझ आता है कि ये गांठ इन्फ्लेमेशन या सूजन या किसी इन्फेक्शन की वजह से है या ये कैंसर की गांठ है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है MRI या फिर PET CT, जिससे हमें ये समझ आता है कि वो ट्यूमर कितना फैला है, आसपास की गांठों में गया है या नहीं, कहीं और फैला है या नहीं। ये स्टेजिंग वर्कअप करने के बाद डिपेंडिंग ऑन स्टेज हम ये डिसाइड करते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। टू समराइज, रेक्टल कैंसर के सिम्टम्स ब्लीडिंग के फॉर्म में होते हैं। हेमोरॉइड्स इसका एक कॉमन मिसलीडिंग सिम्टम या एक प्रॉब्लम होती है। हेमोरॉइड्स समझ के या खुद से सोच के प्रॉब्लम को इग्नोर मत करिए। डाइट में अच्छा क्वांटिटी में फाइबर, फ्लूइड्स, वाटर का इंटेक, एक्सरसाइज, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करके इसके रिस्क फैक्टर्स से बचा जा सकता है। अर्ली डायग्नोसिस से हम क्योर करने का चांस को बढ़ा सकते हैं और ट्रीटमेंट को कम इंटेंसिव फॉर्म में पूरी तरह से करके अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। स्टे अवेयर, स्टे एम्पावर्ड। थैंक यू।